हाय एवरीवन। तो आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे यूपी मेंस जीएस 5 का। आज जो टॉपिक हम करेंगे वो सिलेबस का पॉइंटर नंबर 19 है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट थिंग क्या है, टॉपिक का नेम क्या है, एनजीओज इन यूपी, उसके इश्यूज क्या है, कंट्रीब्यूशन एंड इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, एनजीओज के बारे में पढ़ना है हमें। अब यहाँ पे पहले एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया है मदर टेरेसा का, इट्स नॉट हाउ मच वी गिव बट हाउ मच लव वी पुट इन टू गिविंग। आपने कितना दिया है वो मैटर नहीं करता, आपने कितना लव के साथ वो चीज़ दी है वो मैटर करती है। हिस्ट्री क्या है एनजीओज की, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा एज नॉन प्रॉफिट और चैरिटेबल। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में एंड एड्रेस करते हैं उन कंसर्न्स को जो रिलेटेड होते हैं टू पब्लिक सोशल और पॉलिटिकल गुड ऑफ अ नेशन और द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब एक तो प्रॉफिट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रोल कहाँ कहाँ देखने मिलेगा, पब्लिक में, सोशल पॉलिटिकल गुड में आपको इनका रोल देखने मिलेगा। देन इंडिया में एक लॉन्ग हिस्ट्री है सिविल सोसाइटी बेस्ड कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो इसमें हम दान की बात करते हैं, ठीक है, एंड सेवा की बात करते हैं, सर्विस की। सिंस एंशियंट टाइम्स सोशल सर्विस एक इंटीग्रल पार्ट है इंडियन कल्चर का। सिंस मेडिवल टाइम्स क्या है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव रहे हैं कल्चर को प्रोपगेट करने में, एजुकेशन को प्रोपगेट करने में, हेल्थ एंड नेचुरल डिजास्टर के रिलीफ में हेल्प करने में। तो इसी चीज को अब वही ना कि जो चीज हम एंशियंट और मेडिवल टाइम्स में इस तरीके से देखते थे, आज वो काम एनजीओज करते हैं। ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी नेशनलिस्ट जो कॉन्शियसनेस था वो स्प्रेड हुआ अक्रॉस इंडिया एंड सेल्फ हेल्प अमर्ज करके आया एज द प्राइमरी फोकस ऑफ सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट्स। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हुए इस पीरियड में। जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन था इस पीरियड में वो था फ्रेंड इन नीड सोसाइटी 1858 का, प्रार्थना समाज 1864, सत्य शोधन समाज 1873, आर्य समाज 1875। अगर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखना हो एनजीओज का तो आप इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, कैसी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे 19th सेंचुरी वाले टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती थी। क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिव थे इंडिया में इस टाइम पे। उन्होंने अपने एफर्ट्स को डायरेक्ट करा कि वो पॉवर्टी को इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें हॉस्पिटल्स बनाए, उन्होंने स्कूल्स, रोड्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। एक सेकुलर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये 1905 में बनी थी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया किसने स्टैब्लिश की थी। ओके, नेक्स्ट, बिफोर इंडिपेंडेंस रिलीजियस बॉडीज जो कि स्टैब्लिश करते हैं बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, हेल्थ फैसिलिटीज को एंड अदर चैरिटीज को। बहुत सारे एनजीओज बॉर्न हुए थे इन रिस्पॉन्स टू मेजर डिजास्टर। कोई डिजास्टर आया तो उसके रिलीफ वर्क के लिए बहुत सारे एनजीओज बने थे एंड क्राइसिस टू प्रोवाइड इमरजेंसी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, कोई रिलीफ या रिहैबिलिटेशन के काम करने के लिए बहुत सारे एनजीओज बने। महात्मा गांधी सजेस्टेड डिसॉल्विंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ लोक सेवा। उन्होंने कहा देखो आईएनसी को ना इंडिपेंडेंस के बाद डिसॉल्व कर दो और उसको लोक सेवा संघ में चेंज कर दो, पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बना दो। जो टर्म था नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे पहली बार 1945 में कॉइन हुआ था। ठीक है, ये वैसे तो इम्पोर्टेंट प्री के लिए नहीं है बट एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से याद रखना कि पहली बार इस टर्म को 1945 में कॉइन करा गया था। There have been three major changes in development of NGO. NGO के डेवलपमेंट में 3 चेंजेस हुए हैं। पहला, अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एनजीओ एक्टिविटीज। ठीक है, जो एनजीओ एक्टिविटीज है ना उनकी एक्टिविटीज बहुत लेवल पे ना कमर्शलाइज हो गई हैं। वो सोशल वेलफेयर का काम कम करती हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यादा करती हैं। सेकंड, एक्सपैंडिंग सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर एनजीओ एक्टिविटीज। एनजीओ की एक्टिविटीज के लिए जो सोर्सेज है ना फंडिंग के वो एक्सपैंड हो गए हैं टू इंक्लूड मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज। बहुत सारी ना नेशनल और इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हो गई हैं। थर्ड, सेक्युलर ओरिजिन्स ऑफ एनजीओ, काफी सेक्युलर होती है एनजीओज। सिक्स्थ, जो 5 ईयर प्लान था ना 1980 से 85 का, उसमें गवर्नमेंट ने एक नया रोल आइडेंटिफाई किया एनजीओज के लिए रूरल डेवलपमेंट में। एज एनजीओज वर वर्किंग इन क्लोज कनेक्शन विद लोकल पीपल, ब्रिंगिंग सच अ चेंज वाज नॉट अ टफ टास्क। क्योंकि ना एनजीओ लोकल पीपल के साथ में काम कर रहा था तो ऐसा जो चेंज था उसको लाना कोई बड़ा काम नहीं था। अब देखिए एनजीओज ना हेल्प करते हैं मोबिलाइज करने में लोकल रिसोर्सेज को जिसको हम डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
एनजीओज हेल्प करते हैं बिल्ड करने में एक सेल्फ सस्टेनिंग और सस्टेनेबल सोसाइटी को। ये जो एजेंसीज हैं वो एक इंटरमीडिएट का काम करते हैं बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो एनजीओ होगा ना, आप ऐसे बना सकते हो कि एनजीओ ये बीच का एक इंटरमीडिएट है, यहाँ पे मान लीजिए पीपल है, यहाँ पे गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट की जो चीजें हैं उनको पीपल तक पहुंचाने का काम क्या कर रहा है, एनजीओ कर रहा है। इट्स अ रूट बिटवीन देम। एनजीओज इनफैक्ट फैसिलिटेटर्स होते हैं डेवलपमेंट के, एजुकेशन और कमर्शलाइजेशन के, ठीक है। ये फैसिलिटेट करते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं पहुंच पाए जनता तक। इंटरनेशनली अक्लेम्ड जो एनजीओज हैं, जैसे कि सेवा सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, आपने सुना होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ठीक है। ये सेवा जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन है। करुणा ट्रस्ट एंड अरविंद आई केयर ग्रुप, ये मॉडल्स बन चुके हैं वाइड स्प्रेड अडॉप्शन के लिए बाय द गवर्नमेंट इन इट्स प्रोग्राम डेवलपमेंट। देन द वर्ल्ड बैंक डिफाइंस एनजीओ। अब देखिए यहाँ पे आप जब डेफिनेशन लिखेंगे ना, तो अगर किसी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डेफिनेशन दिया है तो प्लीज उसको मेंशन करिएगा, ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा। इन्होंने डिफाइन किया एनजीओ को कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो परस्यू करती हैं एक्टिविटीज को टू रिलीव सफरिंग, प्रमोट करती हैं इंटरेस्ट पुअर पीपल के, प्रोटेक्ट करती हैं इन्वायरमेंट को, बेसिक सोशल सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं, या कम्युनिटी डेवलपमेंट को अंडरटेक करती है, ठीक है। ये 3-4 कीवर्ड उठा के आप अपना डेफिनेशन, जरूर नहीं आप एग्जैक्ट वर्ड्स में लिखो, आप कोशिश करना रेप्लिकेट करने की। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हैव अ लीगल स्टेटस, ठीक है। इनका गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती है, इनका लीगल स्टेटस है। इनको रजिस्टर करा गया है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, ठीक है। ये अगर पूछेगा ना कि क्या ये रजिस्टर्ड है, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा प्री के पर्सपेक्टिव से। ओनली 10% जो है ना, अबाउट ओवर 22 लाख एनजीओ जो हैं वो अपना एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो है फाइल करती हैं। ये सीबीआई ने रिवील किया था। मान लीजिए जितनी भी एनजीओ है ना 22 लाख के करीब, उसमें से 10% ही है जो दिखाते हैं कि कितना इनकम आ रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। बाकी की ना अपना एक्सपेंडिचर वगैरह नहीं शोकेस करती हैं। आईबी का रिपोर्ट था, उसमें स्टेट करा गया कि जो वर्किंग है ना फ्यू एनजीओज का इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, वो डेट्रीमेंटल हो गया है टू द नेशंस डेवलपमेंट। इट लेड टू अ 2-3% लॉस इन द कंट्रीज जीडीपी, जिसकी वजह से, क्योंकि जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना उसमें भी देखिए रिसोर्स की वेस्टेज तो हर जगह हो रही है ना, तो 2 से 3% का लॉस कंट्री के जीडीपी में इसकी वजह से भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी ऑफ पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। पार्ट 3 में क्या आता है, जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा पार्ट 3 में क्या आता है। अच्छा, आर्टिकल 19 पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, ठीक है। इसमें ना आपको राइट दिया गया एसोसिएशंस फॉर्म करने का। 43 पार्ट 4 का भी बताना कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में क्या आता है। ये मेंशन करता है स्टेट के एम को एंड ऑब्जेक्टिव को कि एनकरेज करा जाए कोऑपरेटिव्स को रूरल एरियाज में। देन नेक्स्ट फॉरवर्ड वी हैव, अब देखिए यहाँ पे आपको इन्होंने एक टेबल दिया है जिसमें बताया है लॉज एंड लेजिस्लेशंस जो कि फाइनेंसेस जो होते हैं ना एनजीओ के, उसको रेगुलेट करता है। अब देखो इनको फंडिंग तो रिसीव हो ही रही है ना कहीं से, वो जो फंड इनको मिल रहा है उसको रेगुलेट एक करने के लिए ना एक आपका लॉ होना चाहिए, एक प्रोविजन होना चाहिए। तो हाउ डज दैट वर्क? ओके, FCRA 2010 फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट है। ये एक्ट क्या कहता है? फॉरेन फंडिंग ऑफ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, जो अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशंस इनको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, फॉरेन फंडिंग जो आ रहा है बाहर से, वो रेगुलेट होता है FCRA के एक्ट के अंदर, और इसको इम्प्लीमेंट करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसकी मिनिस्ट्री याद रखना, क्या पता आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो अगर FCRA का पूछेगा कि कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। एक्ट ये इंश्योर करता है कि जो रेसिपिएंट्स है ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन के, जिनको वो पैसा मिला है, अडहर करें टू द स्टेटेड पर्पस फॉर विच सच कंट्रीब्यूशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। मान लीजिए कोई ABC ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फॉरेन फंडिंग दिया किसी एनजीओ को, अब उसने ये पर्पस मेंशन किया कि हम ये पैसा ना बच्चों के एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, अगर बच्चों का एनजीओ है, या उन्होंने कहा कि हम विमेन का कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो इस एनजीओ से एसोसिएटेड है, उनकी हेल्प के लिए वो पैसा दे रहे हैं। तो इस प्रोविजन के हिसाब से ये देखना होगा कि जो फंडिंग दिया गया है ना वो इस सेम पर्पस के लिए यूज करा गया या नहीं करा गया। फाइन।
अंडर द एक्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एवरी 5 years। इस एक्ट के चलते ऑर्गेनाइजेशंस को हर 5 साल में खुद को रजिस्टर कराना होता है। देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इसको फेमा एक्ट कहते हैं, ठीक है, इट्स वेरी फेमस एक्ट। फेमा जो होता है ना, एम करता है कंसोलिडेट करने के लिए, अमेंड करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन एक्सचेंज के लॉ को, ठीक है, और फैसिलिटेट करता है एक्सटर्नल ट्रेड को एंड पेमेंट्स को। बेसिकली अगर आप इन शॉर्ट जानना चाहो तो फीमा का काम है कि ये कोशिश करेगा कंसोलिडेट और अमेंड करने की उन फॉरेन एक्सचेंज लॉ को जो आपके ट्रेड और आपके पेमेंट में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे ऑर्डरली डेवलपमेंट को, और मेंटेनेंस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इंडिया में। फाइन। नेक्स्ट क्या है देखिए, एक ट्रांजैक्शन जो भी फेमा में होती है ना, उसको एक फी या सैलरी कहा जाता है। वाइल सेम अंडर FCRA उसको ग्रांट या कंट्रीब्यूशन कहते हैं। देखिए सिंपल सी चीज याद रखना, सेम चीज FCRA में मिली तो वो क्या कहलाएगा, ग्रांट कहलाएगा या कंट्रीब्यूशन। सेम चीज फेमा में मिली तो उसको फी या सैलरी कहा जाता है, ठीक है। 2016 में जो पावर थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मॉनिटर करने के लिए एनजीओस को, वो प्लेस्ड अंडर फेमा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 में क्या हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि एनजीओस को मॉनिटर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको फेमा में डाल देंगे, ठीक है, पावर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू मॉनिटर एनजीओस वो अंडर द फेमा। अच्छा आगे देखो, एनजीओस इन यूपी। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर आप एनजीओस का टॉपिक कर रहे हैं तो आपको जब भी आंसर लिखना होगा ना, मतलब स्पेशली इन GS5, तो आपको एग्जाम्पल्स जो लिखने होंगे ना, कोशिश करना स्पेसिफिकली यूपी के एनजीओस लिखो, उन्हीं के इश्यूज लिखो, उन्हीं के कंट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में लिखो। अगर आप जो भी नेशनल लेवल पे एनजीओ लिख रहे हो तो हो सकता है GS5 में इतना मतलब अट्रैक्टिव आंसर ना बने आपका, ठीक है। आगे देखो, एनजीओज इन यूपी। एनजीओज ना इफेक्टिव वॉलंटियर प्रोग्राम्स होते हैं दैट कैन मेक अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल इन नीड, ठीक है, जिनको जरूरत है उनकी जिंदगी में एक अच्छा बदलाव कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्क करते हैं इंप्रूव करने के लिए सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज के। बहुत सारे एनजीओज जो हैं, ठीक है, वो एजुकेशन के डिपार्टमेंट का काम करते हैं, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करते हैं। एक नाम अब इसमें देखो एग्जाम्पल का दिया, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, रामाकृष्ण मिशन, ठीक है, एक इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वाराणसी में बेस्ड है ये, 1900 में स्टैब्लिश हुआ था। एक ब्रांच जो था इसका बना रामाकृष्ण मिशन का 1902 में। ये एडमिनिस्टर करता है एक एजुकेशन प्रोग्राम को ऑन एसेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन स्कूल, स्लम्स एंड विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम देखेगा वो किसका, स्कूल्स का, स्लम का और विलेजेस ऑफ यूपी का देखेगा। फिर है अक्षय पात्रा फाउंडेशन। देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन में, जैसे कि अक्षय पात्रा फाउंडेशन है, इनके साथ ना कोलैबोरेट करके मिड डे मील प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन को जहां तक वो पहुंच सकते हैं, मतलब जितने भी रीच जो है बच्चों का वो अपना इंक्रीज कर सकते हैं। देन अभिनव नाम से एक एनजीओ है, मुजफ्फरनगर बेस्ड अभिनव, ये वर्क करता है क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस अबाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, भाई सेफ वाटर मिल रहा है नहीं मिल रहा, सैनिटेशन अच्छा है नहीं है, उसके बारे में अवेयरनेस जो है ये इंक्रीज करता है। मिस्टर हरिंदर सिंह जो है हेड है अभिनव के, वो एक फार्मिंग फैमिली से हैं। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था ताकि ये सोशल चेंज ला सकें। इनको इंस्पिरेशन मिला अपनी फैमिली से, लर्निंग मिली अपने फादर से एंड अदर्स लोगों से, ठीक है। अभिनव टीच करते हैं वाटर टेस्टिंग मेथड्स को एंड इम्पोर्टेंस बताते हैं हेल्थ एंड हाइजीन का। ये स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम के लिए काम करते हैं, एल्डरली पीपल को सपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं उनको एम्पावर करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें आप मतलब सिर्फ नाम मेंशन करना है एनजीओ का, एक सिंपल ऑब्जेक्टिव लिख देना, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये ऑल्सो ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, एक्सपोजर टूर्स को, एजुकेशनल टूर्स, फार्मर टूर्स, फेयर्स एक्सेट्रा टू सपोर्ट द रूरल मासेस एंड अचीविंग देयर गोल्स रिगार्डिंग इनोवेटिव नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। जो भी इनोवेटिव नॉलेज है उसके लिए काम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, दृष्टि, ठीक है।
दृष्टि का जो एनजीओ है ये वर्क करता है चित्रकूट के डिस्ट्रिक्ट में। चित्रकूट जो है एक लार्ज नंबर ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल यहाँ पे हैं चित्रकूट के डिस्ट्रिक्ट में, एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल डू नॉट रिसीव एनी हेल्प और सपोर्ट रिगार्डिंग एजुकेशन और लाइवलीहुड। ठीक है, यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इनको एजुकेशन या लाइवलीहुड के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलता। दृष्टि जो है देयरफॉर स्टार्ट करता है सपोर्ट करने के लिए विजुअली इम्पेयर्ड पीपल को एजुकेशन और एडवोकेसी के थ्रू। जो हेड एंड फाउंडर है इस ऑर्गेनाइजेशन के शंकर लाल गुप्ता हैं, ये खुद भी एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, इनको बहुत एक्सपीरियंस है सोशल सेक्टर का। ठीक है, इतना आपको फाउंडर के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखना दृष्टि क्या पर्पस जो है पूरा कर रहा है। देन इनका डिटर्मिनेशन और टेनासिटी जो है स्टार्ट करने में एंड रन करने में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, उसने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है वो है विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स को सेल्फ रिलायंट बनाना बाय प्रोवाइडिंग अवेयरनेस, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं यहाँ पे उनको अवेयरनेस दिया जाए, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट दिया जाए। देन गुड़िया इंडिया, ठीक है, ये क्या है? गुड़िया जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, डेडिकेटेड है फाइट करने के लिए चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन को, फोर्स्ड लेबर को या ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, सेक्स वर्क के लिए, प्राइमरीली इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया के ज्यादातर बच्चों के लिए है ये एम करते हैं क्रिएट करने के लिए एक वर्ल्ड जो इन एविल्स से फ्री होगा। ये स्लेवरी खत्म करना चाहते हैं विमेन की एंड इनके चिल्ड्रन की ब्रॉथल्स में, जहाँ पे ये सीख करते हैं टू अचीव बाय एंडिंग देयर डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स। कोई ड्रग डिपेंडेंट है तो उनकी ड्रग से जो है डिपेंडेंस खत्म करना, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करना, माफियाज, पुलिस, पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल नेक्सस, इन सबको खत्म करने की कोशिश करते हैं। अबव ऑल दोज इन्वॉल्व इन क्राइम्स इंजॉयड इम्प्यूनिटी। ठीक है, जो भी ऐसे हैं कि क्राइम में थे तो उनकी भी वहां पे बात की जा रही है। गुड़िया का अप्रोच फोकस करता है ऑन डिफेंस एंड लीगल इंटरवेंशन। ठीक है, डिफेंस का इंटरवेंशन चाहते हैं, ये लीगल इंटरवेंशन चाहते हैं। इनका स्ट्रैटेजी टू सपोर्ट एजिंग एंड फॉर्मर विक्टिम्स ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड टीनेजर्स सो दैट दे डू नॉट बिकम विक्टिम देमसेल्व्स। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं उनके बारे में जो पहले विक्टिम्स रह चुके हैं सेक्स ट्रैफिकिंग के, या जिनसे फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन कराया गया है, या जो टीनेजर्स है कि वो खुद अपना विक्टिम अपने आप ना बन जाए। They provide justice to the survivors and work for their assistance and rehabilitation. ये justice देते हैं उन survivors को, उनके assistance और rehabilitation के लिए काम करते हैं। गुड़िया को 1993 में अजीत सिंह ने स्टार्ट किया था। इनकी जर्नी जब चालू हुई थी जब इन्होंने एक 3 साल के बच्चे को अडॉप्ट किया at 17 years from a woman in a red light area। ठीक है, तो रेड लाइट एरिया से यहाँ पे इन्होंने 3 चिल्ड्रन थे। ठीक है, अडॉप्टेड 3 चिल्ड्रन at 17 years from a woman, मतलब ये खुद 17 साल के थे जिन्होंने एक विमेन से उन 3 बच्चों को अडॉप्ट किया रेड लाइट एरिया में। अदर प्रोग्राम्स ऑफ गुड़िया, देखो ऐसे एग्जांपल्स ना आप चाहो तो अपने एस्से में डाल देना काफी, मतलब अगर ऐसा कुछ मतलब ऐसे ब्लेम टॉपिक में नहीं, कहीं पे कुछ सोसाइटी का टॉपिक है, कोई चेंज आपको दिखाना है, वहां पे आप लिख सकते हो, या किसी गुडविल के बारे में लिखना चाहते हो तब। अदर प्रोग्राम्स क्या है गुड़िया के? कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, कैंपेन इन स्कूल्स एंड सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन किसका? स्टेक होल्डर्स का, पुलिस का, मीडिया का, एडवोकेट्स का, एनजीओज एक्सेट्रा। अब आगे है श्रमिक भारती। इसमें क्या है? श्रमिक भारती कानपुर बेस्ड एनजीओ है, वर्क करता है रूरल और अर्बन कम्युनिटीज में। ये इंक्लूड करता है अर्बन स्लम्स कानपुर के एंड द इनहॉस्पिटेबल रूरल एरियाज जो कि कैरेक्टराइज करे गए हैं सलाइन लैंड से, रग्ड टेरेन एंड लार्ज एरियाज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी से। विथ चेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियोज, सोर्सेज जो है ना लाइवलीहुड के इक्वली अफेक्टेड होते हैं, एंड एबिलिटी ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज फाइंड एंड अडॉप्ट करने के लिए न्यू एंड एडिशनल सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड को डिमिनिश हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोलने की कोशिश करिए, सिंपल। एक तो याद रखना कानपुर का एनजीओ है, ठीक है, इसमें स्लम्स वगैरह जो हैं उनके बारे में बता रहा है कि अर्बन स्लम्स आते हैं, इनहॉस्पिटेबल रूरल एरियाज आते हैं जहाँ पे लैंड सलाइन है, रग्ड टेरेन है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है। ठीक है, चेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियो होने के बाद में सोर्सेज ना दोनों के इफेक्ट हुए हैं, एबिलिटी रूरल और अर्बन दोनों तरीके की कम्युनिटीज की ना इफेक्ट हुई है कि वो एक नया या एडिशनल सोर्स लाइवलीहुड का ढूंढ नहीं पा रहे। विमेन एंड चिल्ड्रन सफर करते हैं इस चीज से बहुत ज्यादा, विद मेन ऑफन माइग्रेटिंग टू ऑल्टरनेटिव प्लेसेस फॉर लाइवलीहुड, के मेन को ना ऑल्टरनेटिव जगह पे जाना पड़ता है लाइवलीहुड के लिए। ये जो एनजीओज है वर्क करते हैं एम्पावर करने के लिए पुअर और डाउनट्रोडन को, फोकस करते हैं विमेन एंड चिल्ड्रन पे। इसका मिशन है फैसिलिटेट करना, प्रमोट करना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ऑफ द पीपल।
फिर है हरितिका। हरितिका एक ट्रस्ट है, ठीक है। ये फॉर्म करा गया था टू ब्रिंग अबाउट ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वाटर स्कर्स एरियाज ऑफ बुंदेलखंड by harnessing various water sources. He has actively worked on sustainable project, ठीक है। इन्होंने ना बहुत सारे वाटर सोर्सेज को हार्नेस किया, एक्टिवली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है जो रिलेटेड है टू वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, क्रॉप ऑप्टिमाइजेशन, सॉइल कंजर्वेशन एंड एफोरेस्टेशन। देन देखिए जो इनिशिएटिव है ना वो चाइल्ड एजुकेशन पे फोकस करता है, विमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान देगा, हेल्थ पे, एनवायरमेंट पे एंड सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट पे पुअर पीपल का इन दी कम्युनिटीज जहां पे ऑपरेट करता है। यहाँ पे इनकी जो टायरलेस एफर्ट्स है ना ऑन मोर देन 20 प्रोजेक्ट्स कोलैबोरेशन में नेशनल और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ में, उसकी वजह से रिजल्ट ये आया कि वाटर सप्लाई हुआ टू 42,000 पीपल उनके डोमेस्टिक नीड्स के लिए और इरिगेशन ऑफ 13,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भी सस्टेनेबल एफर्ट्स अच्छे किए, इन्होंने वाटर सप्लाई किया, इरिगेशन में हेल्प किया। ये जो अचीवमेंट्स है ना इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स को कि वो स्कूल अटेंड कर पा रही हैं। सब्सटैंशली केसेस जो है जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शंस के वो कम हुए हैं एंड अदर एलिमेंट्स, ठीक है। देखो वाटर इन्फेक्टेड अगर यूज करेंगे तो उससे बीमारियां भी फैलेंगी ना, तो वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। The members of Haritika aim for a just enlightened, healthy and democratic बुंदेलखंड जो फ्री होगा हंगर से, पॉवर्टी से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन से, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, रिलीजन एंड एथनिसिटी, ठीक है। इन सब के इरेस्पेक्टिव उन्होंने ये ट्राई किया है करने का। फिर है मानव उत्थान सोसाइटी जिसको हम MUS कहते हैं। MUS एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेसर राजकुमार सिंह ने स्टैब्लिश किया है इसको। इसने आइडेंटिफाई किया है, रिकॉग्नाइज किया, एनलिस्ट किया है एज द फाउंडेशन ऑफ सोशो रिलीजियस प्लूरलिज्म एंड पार्टनरशिप, कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल के लिए, स्पेशली विमेन एंड गर्ल चाइल्ड। एंड इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट, बेसिक एजुकेशन में, हेल्थ, सोशल डेमोन्स्ट्रेशन में, ठीक है। बेसिक पॉइंट्स याद रखना है इसमें भी। एंड कमिटमेंट है इनका कि ये क्लोजली काम कर रहे हैं सोसाइटी के साथ में एज वेल एज द गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर देखिए सार्थक फाउंडेशन के बारे में दिया गया है। सार्थक फाउंडेशन रीच आउट करता है टू चिल्ड्रन इन अर्बन स्लम्स, विलेजेस एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड ट्रांसफॉर्म्स लाइफ थ्रू एजुकेशन एंड स्किल्स, ठीक है। ये बेसिकली आप याद रखना कि अर्बन स्लम्स के लिए है, विलेजेस के लिए है और कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए है, और ये एजुकेशन और स्किल से लाइफ चेंज करने की कोशिश करते हैं। देन सार्थक फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट रजिस्टर्ड सोसाइटी है उत्तर प्रदेश में। ये ट्राई कर रहा है इरेडिकेट करने के लिए पॉवर्टी को स्लम्स में थ्रू एजुकेशन एंड स्किलिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो सिंपल याद रखना, पॉवर्टी खत्म कर रहे हैं कैसे, एजुकेशन से, चिल्ड्रन की स्किलिंग करके। देन इंडियन ड्रीम्स फाउंडेशन, ये जो इंडियन ड्रीम्स फाउंडेशन IDF है, ये डेडिकेटेड है एजुकेट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए एंड डेवलप करने के लिए अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज को बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन प्रेसिंग इश्यूज, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं उन अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज को कि उनको अवेयरनेस बताया जा रहा है प्रेसिंग इश्यूज के बारे में, जैसे कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है। इट हैज रिलेंटलेसली वर्कड इन एजुकेशन, हेल्थ, विमेन एम्पावरमेंट में, ठीक है। एजुकेशन में, हेल्थ में, विमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं इन अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज। IDF स्ट्रांगली बिलीव्स इन पावर ऑफ एजुकेशन कि ये टूल है एम्पावरमेंट का और इसका इस्तेमाल करते हैं टैबोस को ब्रेक करने के लिए एंड स्टीरियोटाइप्स को। फाइन, रोल ऑफ NGOs पे आइए। हमारे पास अबाउट 3.4 मिलियन NGOs है, सोचो कितनी ज्यादा NGOs हैं, ठीक है। ये इंडिया में वर्क कर रही है वेरियस एरियाज में, फ्रॉम डिजास्टर रिलीफ टू सपोर्टिंग मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज, ठीक है। चाहे डिजास्टर का काम हो, चाहे किसी कम्युनिटी की हेल्प करनी हो। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास ये इन्वॉल्व है वेरियस एक्टिविटीज में जो रिलेटेड है टू ह्यूमन एंड लेबर राइट्स, जेंडर इश्यूज, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, एजुकेशन, लीगल एड एंड इवन रिसर्च, ठीक है। इन सब चीजों के लिए भी काम कर रही हैं। हमारे पास बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं डेवलपिंग कंट्री में, जैसे कि इंडिया में, जिनको हम लिस्ट कर सकते हैं एज फॉलोज। पहला क्या है, सोशल डेवलपमेंट। देखिए NGOs जो यूपी में है ना, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है कि वो सोशल चेंज ला रही हैं, डेवलपमेंट कर रही हैं। इनका वाइटल रोल है एजुकेशन में,
मोटिवेट करने में लोगों को कि अपने राइट्स के लिए वो फाइट करें। देन एजुकेशन एंड हेल्थ में द एनजीओ एक्टिवली प्रमोट्स एजुकेशन एंड हेल्थ स्पेशली अमंग द वीकर सेक्शंस ऑफ उत्तर प्रदेश। एजुकेशन जो है गर्ल्स का एंड अदर अंडर प्रिविलेज पीपल का, स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, ये वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इस चीज में इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है ये। एज इंडियन ड्रीम्स फाउंडेशन ये डेडिकेटेड है एजुकेट और एम्पावर करने के लिए, डेवलप करने के लिए अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज को, कि वो अवेयरनेस दे रहे हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज पे, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ पे। देन विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। एनजीओज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है विमेन के एम्पावरमेंट के लिए। मिलान फाउंडेशन है वो एनविजन करता है एक इंक्लूसिव और इक्वल वर्ल्ड विमेन के लिए, जहां पे हर गर्ल के पास नॉलेज होगी, स्किल्स होंगे, सोशल एनवायरनमेंट होगा, परस्यू करने के लिए, अपने ड्रीम्स को डिस्कवर करने के लिए, उसके फुल पोटेंशियल को। ठीक है, सेवा, साथिन, एकलव्य, दिशा एक्सेट्रा, ये फ्यू थाउजेंड्स ऑफ एनजीओज हैं जो कि अपने इस रोल के लिए जाने जाते हैं कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट करके अमंग पीपल एंड इंटरवेंशंस कर रहे हैं रिगार्डिंग विमेन। ठीक है, तो ध्यान रखना सेवा, क्या क्या नाम याद रखना है, सेवा, साथिन, एकलव्य, दिशा। ठीक है, देन नेक्स्ट है एनवायरमेंटल अवेयरनेस। देखिए, इस डायरेक्शन में थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करते हैं अवेकन करने के लिए पीपल को एंड गवर्नमेंट को अगेंस्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, बता रहे हैं कि कैसे आप एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हो, डिप्लीशन कैसे हो रहा है रिसोर्सेज का। देन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन पे आइए। इसमें क्या है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनजीओज टू ह्यूमन राइट्स। ठीक है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन एनजीओज ह्यूमन राइट्स में कर रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं इंडिया में, वो सिग्निफिकेंट है। रिकॉग्निशन जो है राइट्स ऑफ लेस्बियंस का, ट्रांसजेंडर पीपल का, फॉर एग्जाम्पल वुड हैव बीन अनथिंकेबल अगर सस्टेन्ड एफर्ट्स सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करते। ठीक है, बहुत ही कंजर्व्ड थॉट रह जाते हैं, इन चीजों पे शायद ध्यान नहीं जाता या इसके एफर्ट्स के लिए फाइट नहीं हो पाती। These organizations act as a torch bearer, illuminate करने में people के life को with informative knowledge about medicines, education, working for senior citizens and earning respect by boosting the self-esteem of the underprivileged। ठीक है, next देखो, bridging the gap। जो एनजीओज है ना, फिल करते हैं गैप को गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में एंड रीच आउट करते हैं टू सेक्शंस ऑफ पीपल जो ऑफन लेफ्ट आउट हुए हैं स्टेट प्रोजेक्ट से। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू माइग्रेंट वर्कर्स इन द कोविड-19 क्राइसिस। देन रोल इन पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, बहुत सारे सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स ने कंट्रीब्यूट किया है टू सम ऑफ द पायनियरिंग लेजिस्लेशन इन द कंट्री इंक्लूडिंग द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, बहुत सारा जो सिविल सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो इन एक्ट को बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि ईपीए 1986 बना था, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बना, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बना एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 बना। ये सब क्या है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की वजह से बने हैं। देन प्रेशर ग्रुप्स, ये पॉलिटिकल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो मोबिलाइज करते हैं पब्लिक ओपिनियन को किसी पॉलिसी के अगेंस्ट में या एक्शंस जो है गवर्नमेंट के उनके अगेंस्ट में। ठीक है, प्रेशर ग्रुप का मतलब ही ये है कि आप किसी पॉलिसी के अगेंस्ट जाके प्रेशर डाल रहे हो कि ये काम करना है या नहीं करना है। देन टू द एक्सटेंट जैसे कि एनजीओज हैं, सच एनजीओज कैन एजुकेट द पब्लिक एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन पब्लिक पॉलिसी। दे एक्ट एज इम्पॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप एक डेमोक्रेसी में। एक्टिंग एज ए सोशल मीडिएटर, देखो सोशल मीडिएशन ना एक इंटरवेंशन है डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोसाइटी पे बहुत सारे एजेंट्स के द्वारा, जिससे कि वो चेंज कर सकते हैं सोशल और बिहेवियरल एटीट्यूड को। भाई कोई सोशल चेंज लाना है, कोई बिहेवियरल चेंज लाना है, तो ये सोशल मीडिएशन का काम करेंगे कि मान लो एक तरफ यहाँ पे कोई ए ग्रुप है, यहाँ पे कोई बी ग्रुप है, इनके बीच में एक एनजीओ है जो सोशल मीडिएशन कर रहा है। इन्होंने कोई मान लो यहाँ पे कोई विलेज है जिसमें गर्ल एजुकेशन के बारे में ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, वो इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या है, जो एनजीओ है, मतलब यहाँ पे कोई बी, मैं विलेज का एग्जाम्पल, बी मान लो यहाँ पे कुछ लोग हैं इसी ए विलेज के, इनका ओपिनियन है कि गर्ल एजुकेशन प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, इंक्रीज करना चाहिए। तो अब इन दोनों के बीच में ना ओपिनियन सेम नहीं है, तो इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो रहा है इस वजह से कि भाई इनका इंटरेस्ट अलग है, इनका इंटरेस्ट अलग है।
तो एनजीओ क्या फैसिलिटेट करेगा, एनजीओ दोनों के बीच में आके एक मीडिएटर का काम करेगा, इनको बताएगा कि एजुकेशन के फायदे क्या हैं, ठीक है, और इनको जो बी ग्रुप है जिनको ए के जो चीजें हैं वो नहीं पसंद आ रही, इनको इनके कंसर्न्स बताएगा। तो दोनों क्या करेंगे, मिलके सोशल चेंज की कोशिश करेंगे, एटीट्यूड चेंज की कोशिश करेंगे। देन ये प्रेवेलिंग सोशल एनवायरनमेंट में करा जाएगा अचीव करने के लिए डिजायर्ड आउटकम सोशल चेंज का, ठीक है, सोसाइटल चेंज। देन इन दी इंडियन कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे बहुत सारे पीपल स्टिल इमर्स्ड है सुपरस्टिशंस में, बिलीफ में, फेथ में, कस्टम्स में, एनजीओ ना कैटलिस्ट का काम करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है लोगों के बीच में। अब हम चलते हैं इश्यूज पे। इश्यूज क्या है एनजीओ में, देखो लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ना एमर्ज हुए जो क्लेम करते हैं कि हम पुअर पीपल की हेल्प कर रहे हैं इन द गार्ब ऑफ बीइंग एन एनजीओ, मतलब एनजीओ के नाम पे वो दिखा रहे हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं, बट ये जो एनजीओ ना ये मनी एक्सटॉर्ट कर रहा है डोनर्स से और उस मनी को ना मनी लॉन्ड्रिंग में लगा रहा है, ठीक है, इंडल्ज कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में। ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देयर इज 1%, नॉट 1%, देयर इज अप्रोक्सीमेटली 1 एनजीओ पर 400 पीपल इन इंडिया। मान के चलो आपके हर 400 लोगों पे ना एक एनजीओ मौजूद है, ठीक है। However, not every NGO is engaged in serious social welfare work. हर कोई ना अच्छे से वो सीरियसली सोशल वेलफेयर का काम नहीं कर रहा, बहुत सारे फ्रॉडुलेंट हैं एंड मैनी जो है आर विदाउट एनी सीरियस इंटेंशन, मतलब एनजीओ खोल के बैठ गए लेकिन उनका कोई सीरियस इंटेंशन नहीं है। देन फंड की कमी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई फंड्स नहीं होते, एनजीओ जो है बहुत सारी उनमें क्या होता है वो सफिशिएंट और सस्टेन फंड्स रेज नहीं कर पाते अपने काम के लिए। गेनिंग एक्सेस टू सूटेबल डोनर्स ये एक की कंपोनेंट है ऑफ दिस चैलेंज। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, भाई ट्रांसपेरेंसी से काम भी तो नहीं कर रहे हैं, तो जो डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर है ना एनजीओस का इंडिया में एंड द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सेक्टर में इशू है जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पास्ट में बहुत सारे एनजीओस ब्लैकलिस्ट हुए हैं इंडल्ज करने के लिए मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स में, उन्होंने फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। पुअर गवर्नेंस एंड नेटवर्किंग, बहुत सारे एनजीओस अंडरस्टैंड नहीं करते कि उनका वाई दे शुड हैव अ बोर्ड एंड हाउ टू सेट अप वन, कि उनको बोर्ड बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है। दे डू नॉट मेक ऑप्टिमम यूज एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज का जो कि फैसिलिटेट करे बेटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग को। ओवर रेगुलेशंस में क्या है कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस का भी मिसयूज किया जाता है कर्व करने के लिए वॉइस को एंड वर्क ऑफ एनजीओ। मान लो कोई एनजीओ है जो बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो क्या करेंगे गवर्नमेंट रेगुलेशंस का मिसयूज किया जाएगा वहां पे कि इनकी आवाज को रोका जाए, इनके काम को रोका जाए, जो भी वोट बैंक ऑफ पॉलिटिशियंस को इम्पैक्ट करता हो। ओवर रेगुलेशन ऑफ एनजीओ हिंडर करता है उनके काम को और उनके एफिशिएंसी को। पॉलिटिकल एक्टिविज्म, कुछ एनजीओ इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिकल एक्टिविज्म में जिनके पास फॉरेन फंड्स होते हैं। मेनी एनजीओज हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड पॉलिटिकल कैंपेन्स में इंक्लूडिंग वर्किंग एज प्रॉक्सीज कुछ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है, उनका कैंपेन कर रहे होते हैं ये। एनजीओज एंड आरटीआई एक्ट का क्या लेना देना, देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एनजीओज जो कि प्राइमरली स्पॉन्सर्ड होती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा, या फंड्स जो कि यहां से आते हैं जो कि पब्लिक अथॉरिटी के एम्बिट में, मतलब आपने फंड दिया जो फंड पब्लिक अथॉरिटी के एम्बिट में आता है अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है, सिंपल सी चीज है। उन्होंने कहा अगर कोई एनजीओ जो है ना उस पर आपको आरटीआई एक्ट 2005 लगाना है तो उसको फंड मिले होने चाहिए जो कि पब्लिक अथॉरिटी के अंडर कंसीडर किए जाते हैं। Therefore, these NGOs must maintain records per the act, ठीक है, एज पर द एक्ट उनको रिकॉर्ड बनाना होगा एंड ऑल इंडियन सिटीजन्स के पास राइट होगा एक्सेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, उस रिकॉर्ड से हम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सजेशंस दिए कि आप एफिशिएंसी जो है ना एनजीओ की वो कैसे इंप्रूव कर सकते हो। पहली चीज कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग जो है ना आपको क्रूशियल न्यू स्किल्स प्रोवाइड करेगा। एनजीओज उनको मतलब अपने स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं उनमें नेसेसरी स्किल्स को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि वो चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। ऑन डिमांड एडवाइस ली जाएगी एक्सपर्ट से, जो एबिलिटी है रीच आउट करने का नीडेड एडवाइस के लिए एंड गाइडेंस के लिए व्हेनेवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट और टू ऑप्टिमाइज एनजीओ ऑपरेशंस एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। एक्सेस टू क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स, ये इंस्पायर करेगा कॉन्फिडेंस डोनर्स में एंड कंट्रीब्यूट करेगा प्रोजेक्ट के सक्सेस में। एनजीओ नेचुरली मोर एफिशिएंट, स्ट्रीमलाइन एंड इफेक्टिव बन जाएंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जितने भी एनजीओ है ना उनको कम से कम यूज करना चाहिए मिनिमम ऑफ द इंटरनेट, ईमेल, एक बेसिक वेबसाइट
रेलिवेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इससे क्या होगा, उनकी हेल्प होगी ना कि इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। टाइमली फिलिंग हो एनुअल इनकम और एक्सपेंडिचर का, इससे इमेज जो है एनजीओ का वो इम्प्रूव होगा इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट। एनजीओ ऑल्सो नीड टू इंश्योर दैट रूल्स, जो भी लॉज हैं रेगुलेशंस है वो फॉलो किया जाए लेटर एंड स्पिरिट में। डेमोक्रेटाइजेशन हो लीडरशिप का, एनजीओ फेस करते हैं बहुत सारे चैलेंजेस अपने जर्नी में। ऐसे चैलेंजेस जो है इफेक्टिवली टैकल हो सकते हैं जब हम लीडरशिप को रोटेट करें अमंग इट्स मेंबर, ठीक है। अगर बोर्ड बनाया तो उसके बोर्ड मेंबर्स के बीच में लीडरशिप को क्या है, हमें रोटेट करना चाहिए। डिस्क्लोजिंग फॉरेन फंडिंग, ग्लोबलाइजेशन जो है ना उसने बाउंड्रीज काफी ब्लर कर दी हैं कंट्रीज की। ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, ये सब प्रेसिंग प्रॉब्लम्स है अभी। एनजीओज जो है वो भी ग्लोबलाइज्ड हो गई हैं डील करने के लिए इन चैलेंजेस से। 10 मेंटेन करना रिकॉर्ड ऐसे फॉरेन फंडिंग का, वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगा उनके फंक्शनिंग में और डेटरेंस क्रिएट करेगा फॉर लॉस, ठीक है। देन इनकलकेट द एसेंस ऑफ वॉलंटरिज्म, ठीक है। एनएसएस एंड एनसीसी ये एनकरेज करें स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए कि आप वॉलंटरिज्म में पार्टिसिपेट करो फ्रॉम चाइल्डहुड डेज ऑनवर्ड्स, कि लोग खुद से ही एनजीओ जैसे काम में आना चाहें। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड स्कूल्स मस्ट कोलैबोरेट विद एनजीओज एंड कंडक्ट करें कैंपस इंटरव्यूज को यंग ग्रेजुएट्स के लिए जो कि वॉलंटरिज्म में इंटरेस्टेड है। इंक्रीज करे रोल रूरल एरियाज में। इन इंडिया 65% ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरिया को बिलोंग करती है। एनजीओज देयरफॉर नीड टू ऑपरेट इन रूरल एरियाज ऑन अ बिगर स्केल टू एनलिस्ट द कोऑपरेशन ऑफ विलेज पीपल। देखो जब 65% जो पीपल हैं वो ही रूरल एरियाज के हैं तो जरूरी है कि जो एनजीओ वो भी वहां पे काम करे, ठीक है, कोऑपरेशन मिले वहां पे विलेज पीपल का इन मेकिंग देयर लाइफ बेटर। एट द सेम टाइम एनजीओज जो है एनकरेज करें एजुकेटेड यंग ग्रेजुएट्स को रूरल एरियाज के कि वो वॉलंटियरिज्म में पार्टिसिपेट करें, खुद से आके एनजीओज में कंट्रीब्यूट करें। कंक्लूजन पॉइंट्स में देखिए बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं। द 21st सेंचुरी विल बी एन एरा ऑफ एनजीओज, ठीक है, ये कॉफी अनन ने कहा था, फॉर्मर यूएस जनरल सेक्रेटरी हैं। आपकी कंक्लूडिंग लाइन बहुत अच्छी हो सकती है आप यहाँ से लिखेंगे तो, ठीक है। 21st सेंचुरी क्या होगा, एरा होगा एनजीओ का। एनजीओज यूपी में चाइल्ड एजुकेशन के लिए काम करती हैं, चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड राइट्स, विमेन्स डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, अपलिफ्टमेंट ऑफ ओल्ड पीपल, फिजिकली और मेंटली चैलेंज पर्सन एंड स्लम चिल्ड्रन, विमेन के लिए, ठीक है। मोस्टली इस काम के लिए एनजीओज हैं यहाँ पे। एनजीओ इम्प्लीमेंट कर रही है प्रोग्राम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, विमेन्स एजुकेशन, एनिमल वेलफेयर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेरिटेज कंजर्वेशन, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, फॉर्मेशन एंड सपोर्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो कि मेजर एक्टिविटीज है, ठीक है। ये सारे जो मैंने आपको काम एनलिस्ट किए ना यहाँ पे, ये मेजर एक्टिविटीज है एनजीओ जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। अगर आपको लिखना होगा ना कि किस किस सेक्टर में एनजीओ काम कर रहा है, आप ये सारे नाम मतलब मैक्सिमम नाम डाल दीजिएगा उसके अंदर। डेवलपमेंट स्ट्रेंथन होता है जब एनजीओ स्पेशली कोलैबोरेट करते हैं गवर्नमेंट और मार्केट के साथ में। देखो एनजीओ अपना काम कर रहा है लेकिन इसका कोलैबोरेशन किसके साथ में जरूरी होना, फिर गवर्नमेंट, क्योंकि मोस्टली पॉलिसी ये निकालेंगे, मार्केट के साथ में क्योंकि सारा जो रिसोर्स है मोस्टली मार्केट के पास अवेलेबल है, ठीक है। मतलब इजीली एक्सेसिबल भी क्या है उनके लिए, पीपल के लिए मार्केट है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एज अ मीडिएटर बिटवीन सोसाइटी एंड गवर्नमेंट लेंड करते हैं एक हेल्पिंग हैंड बाय थिंकिंग एज अ थिंक टैंक, ठीक है। ये जो भी सोसाइटी एंड गवर्नमेंट है एक हेल्पिंग हैंड बनेगा, एक थिंक टैंक की तरह काम करेगा, इम्प्रोवाइज और ऑफर करेगा क्रिएटिव सोल्यूशंस को। देन लास्ट में हमारे पास माइंड मैप है। मैंने आपको बताया था माइंड मैप जो होता है ना, आप इस तरीके से यूज करिए कि आपने सामने रखिए, जितना आपने पढ़ा है ना उसमें से 3-3, 4-4 पॉइंट इसमें पुट करने की कोशिश करिए, आपके नोट्स बन जाएंगे एक तरीके से। देखिए एनजीओ का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, आर्टिकल ये 19 होगा, यहाँ पे 10 कर रखा है, 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी, आर्टिकल 43, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ा था वो लिख लीजिएगा। रोल क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, विमेन का एम्पावरमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, ब्रिजिंग द गैप, प्रेशर ग्रुप्स। यूपी में कौन कौन से एनजीओ है, रामाकृष्ण मिशन, अक्षय पात्रा फाउंडेशन, अभिनव, दृष्टि, गुड़िया इंडिया, श्रमिक भारत। सजेशंस क्या इंप्रूव करने के लिए एफिशिएंसी को, डेमोक्रेटाइजेशन करो लीडरशिप का, कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑन डिमांड एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट, और ये डिसबर्सिंग होगा, ठीक है, डिस्क्लोजिंग होगा, स्पेलिंग गलत लिखी है, डिस्क्लोजिंग फॉरेन फंडिंग, ओके। देन इश्यूज क्या है रिलेटेड इससे, क्रेडिबिलिटी नहीं है, फंड्स नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओवर रेगुलेशन है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये टॉपिक ओवर हो गया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।